हेलो बच्चा पार्टी, मैं निखिल दुबे आप सभी का वेलकम करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सी फॉर केमिस्ट्री पर। जैसा कि क्लास 10th की लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट की थी और इस लेक्चर सीरीज के फर्स्ट लेक्चर में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, उसको हमने स्टार्ट किया था और उस लेक्चर में हमने फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा था। आज लेक्चर सीरीज के सेकेंड लेक्चर में हम हमारे चैप्टर के सेकेंड पार्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और जो रिलेटेड है विद द केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। यहाँ पे हम केमिकल रिएक्शंस को लिखना सीखेंगे, उन्हें बैलेंस करना सीखेंगे और साथ ही कुछ PYQs भी हम करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड लेक्चर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है कि एवरी वाई डिजर्व्स अ वाव। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम साइंस पढ़ते हैं तो हमें हर बार ये सोचना चाहिए कि ये चीज क्यों हो रही है। When we try to find out the reason behind any particular situation, then हम साइंस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हमें साइंस को रटना नहीं है, तो हम हर चीज के पीछे रीजन निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। प्रीवियस क्लास में हमने ये देखा था कि जो केमिकल चेंज है, उस केमिकल चेंज में ऑलवेज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। एक नया सब्सटेंस जब भी बनता है तो उसको केमिकल चेंज कहा जाता है। तो केमिस्ट्री में दो चेंज बताए गए हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में सिर्फ स्टेट चेंज होता है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होता। बट केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस बनता है, एटम्स जो हैं वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं और रीअरेंज करके वो क्या करते हैं, एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। तो इसी केमिकल चेंज को जो रिप्रेजेंट किया गया है, वो रिप्रेजेंट किया गया है केमिकल रिएक्शंस के फॉर्म में। तो अगर कोई आपसे पूछे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे एक एक्टिविटी हमने दे रखी है कि ये एक मैग्नीशियम रिबन, इस मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न आउट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बर्नर, और वॉच ग्लास में एक नया कंपाउंड हमें दिख रहा है व्हाइट कलर का। इट इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न, मैग्नीशियम रिबन इज बर्न। बच्चों, जब भी बर्निंग होता है इसका मतलब रिएक्शन किसके साथ होता है, ऑक्सीजन के साथ। देन इट गिव्स व्हाइट कलर मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर। ये एक वर्ड स्टेटमेंट हो गया कि व्हेनेवर द मैग्नीशियम रिबन इज बर्न, वो बर्न होने के बाद एक व्हाइट कलर का पाउडर बनाता है जिसे क्या कहा जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एक पर्टिकुलर केमिकल चेंज है कि मैग्नीशियम रिबन बर्न किया, बर्न करने पे उसने एक नया सब्सटेंस बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कहा जा सकता है कि ये एक केमिकल चेंज है और इस केमिकल चेंज का जो स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न विद द ऑक्सीजन इट गिव्स द मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या बता रहा है, ये उस पर्टिकुलर केमिकल चेंज को इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन बता रहा है कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो पर्टिकुलर किसी केमिकल चेंज को जब हम इन टर्म्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला या हम इन टर्म्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि व्हेनेवर द केमिकल चेंज इज टू बी रिप्रेजेंटेड इन अ स्टेटमेंट फॉर्म और इन अ फॉर्मूला फॉर्म, देन इट इज नोन एज द केमिकल रिएक्शन। ठीक है,
तो यहाँ पे हम समझ पा रहे हैं कि मैग्नीशियम रिबन बर्न किया और बर्न करने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। नोट कीजिए इसको। चलिए, नोट किया। तो दिस काइंड ऑफ केमिकल चेंज इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस इज अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइप। आप देख सकते हो कि कितना बड़ा स्टेटमेंट ये हमें लिखना पड़ा। तो क्या कोई और तरीका है जिस तरीके से हम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को थोड़ा छोटा कर दें? तो बिल्कुल एक तरीका है कि अगर हमें इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एक शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना है, इस केमिकल चेंज को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन gives magnesium oxide. तो it is the representation of chemical reaction in the word form. ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को वर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका है। तो हमने एक पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट था उस स्टेटमेंट को किस में कन्वर्ट कर दिया, इन द वर्ड फॉर्म ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। नाउ क्वेश्चन कम्स, यहां पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इंफॉर्मेशन you obtained from chemical reaction. What are the information you obtained from chemical reaction? जैसे हम फिर से उसको लिखें कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन convert into magnesium oxide. तो इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? इंफॉर्मेशन ये है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने क्या किया बेटा, उन्होंने आपस में रिएक्शन किया। तो जो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करते हैं वो कहलाते हैं रिएक्टेंट। दे आर नोन एज द रिएक्टेंट। और रिएक्शन करने के बाद जो हमें मिलता है उसे कहा जाता है प्रोडक्ट। उसे क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट। तो हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है? तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को जो डिस्टिंग्विश करता है वो करता है एरो। ये एरो डिस्टिंग्विश बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो यहां पे जो एरो के टेल साइड में है, जो एरो के पीछे है, वो क्या कहलाते हैं? दे आर नोन एज द रिएक्टेंट। और जो एरो के हेड साइड में है, जो एरो के आगे हैं, दे आर नोन एज द प्रोडक्ट। अब कुछ रिएक्शंस जो है, जैसे ये हीट के प्रेजेंस में हो रहा था, तो यहाँ पे अगर हम हीट लिख दें तो जो रिएक्शन कंडीशंस हैं कि रिएक्शन किन कंडीशंस में हो रही है, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है, हीट हम उसको दे रहे हैं, या इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, या हम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रिएक्शन कर रहे हैं, या हम किसी पर्टिकुलर प्रेशर हमने प्रोवाइड करा है, कोई कैटलिस्ट हमने प्रोवाइड करा है। तो जितनी भी रिएक्शन कंडीशंस हैं दे ऑल आर रिटन ऑन द एरो। एरो के ऊपर नीचे रिएक्शंस को कंडीशंस को लिखा जाता है। एरो के पीछे की तरफ, या हम कहें कि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो एरो के लेफ्ट हैंड में जो भी होता है वो क्या कहलाता है? रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। एरो के राइट हैंड में जो भी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। अगर मोर देन वन रिएक्टेंट या मोर देन वन प्रोडक्ट होते हैं तो हम उन सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेटली लिखते हैं और उनके बीच में हम प्लस लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे तो हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है, अगर कोई और प्रोडक्ट यहाँ होता तो हम उस प्रोडक्ट को प्लस करके यहाँ पे उसको लिख देते। तो जितने रिएक्टेंट होंगे उन सारे रिएक्टेंट को हम प्लस से सेपरेट करते जाएंगे।
तो इस तरीके से उस लॉन्ग स्टेटमेंट फॉर्म को हमने किसमें कर दिया, शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। पर क्या इसके अलावा भी कोई और तरीका है? बोले सर आप तो शॉर्टकट पे शॉर्टकट लाते जा रहे हो। बेटा यही तो केमिस्ट्री की खूबसूरती है कि केमिस्ट्री जो है बहुत लॉन्ग डेरिवेशंस या बहुत ज्यादा बड़े न्यूमेरिकल्स पे काम नहीं करती, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पे आंसर बन जाते हैं। आप ये देखेंगे कि यहाँ पे आंसर्स कभी बहुत लॉन्ग फॉर्म में नहीं आते, 2-2 3-3 लाइन में आंसर्स फिनिश हो जाते हैं। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखने की जरूरत है। तो क्या और कोई तरीका है? बिल्कुल तरीका है। हम इसको इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूले भी कर सकते हैं। इफ वी नो द केमिकल फॉर्मूले देन ये वाला पार्ट और स्ट्रांग हो जाए और शॉर्ट हो जाएगा। फिर से स्टेटमेंट हम लिखें कि व्हाट इज द स्टेटमेंट, कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड इसको और छोटा बनाने के लिए अब थोड़ा सा आपको क्लास 9th में चलना पड़ेगा। लेक्चर 1 में भी मैंने आपसे कहा था कि पर्टिकुलर ये जो पार्ट हमको 3 चैप्टर केमिस्ट्री में गिवन है क्लास 10th में, दे टोटली बिलोंग टू द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और यहाँ पे केमिकल फॉर्मूले बनाए बिना हम आगे नहीं जा सकते। तो आई होप आपने क्लास 9th में कैटायन एनायन के फॉर्मूले, उनके नेम और जो जिस क्रिस क्रॉस मेथड से फॉर्मूला मेकिंग सिखाया था आपने पढ़ा होगा। और अगर नहीं भी करा है तो आप YouTube पे टाइप करें मेरे चैनल पे लेक्चर 1 क्लास 10th, वहां पे मैंने लेक्चर 1 में सिखाया है किस तरीके से हमें फॉर्मूला मेकिंग करना है, हाउ टू वी स्टार्ट द क्लास 10th। उस पे जाइए और उस पे जो बेसिक चीजें हैं जो जरूरी हैं वो आप वहां से कर लीजिए। तो मैग्नीशियम, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम? तो फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम इज Mg, फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन इज O2 and formula of magnesium oxide is MgO। तो आप देख सकते हैं कि हमने इन वर्ड फॉर्म को सीधे कन्वर्ट कर दिया सिंबॉलिक फॉर्म के रिप्रेजेंटेशन में। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन जो ये और शॉर्टर हो गया। सेम प्रोसेस यहां भी लगाना है कि रिएक्टेंट टू बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ प्लस। तो क्या रिएक्शन बना, Mg प्लस O2 कन्वर्ट इनटू द MgO। क्लियर है कि हमने क्या करा, जो भी स्टेटमेंट था उस स्टेटमेंट को वर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा और वर्ड फॉर्म से फिर हमने फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूला लगा के हमने क्या कर दिया, इस केमिकल रिएक्शन को लिख दिया। बट वेट 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 वेट, क्या ये पूरी सही है? बोले सर आपने लिखी है तो सही ही होगी। जरा चेक करते हैं। यहां पे हम देखें मैग्नीशियम हमें 1 एटम दिख रहा है, प्रोडक्ट में भी हमें मैग्नीशियम क्या दिख रहा है, 1 एटम दिख रहा है। बट यहां ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? यहां ऑक्सीजन के एटम्स हैं 2। देयर आर 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, हियर इज 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। बट अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के प्रोडक्ट को देखें तो मैग्नीशियम का भी 1 एटम है और ऑक्सीजन का भी 1 एटम है। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ एटम्स जो लेफ्ट हैंड साइड में है, जितने लेफ्ट हैंड साइड में है उतने नंबर ऑफ एटम राइट हैंड साइड में नहीं है। तो दिस इज नोन एज द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इट इज नोन एज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज skeleton form of equation। तो स्केलेटल का मतलब क्या होता है? स्केलेटल डिनोट्स कि यहां पे जो आपका केमिकल इक्वेशन है वो कैसा है, अनबैलेंस्ड है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ एटम इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम विच इज प्रेजेंट एट लेफ्ट हैंड साइड आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट राइट हैंड साइड। दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं है, तो इसे स्केलेटल फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज स्केलेटल फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। स्केलेटल फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन का मीन्स हुआ कि जब हम किसी केमिकल इक्वेशन को लिखें इन द टर्म्स ऑफ फॉर्मूला
तो नंबर ऑफ एटम्स अगर उनके बैलेंस नहीं है, जितने लेफ्ट हैंड साइड पे होने चाहिए हैं उतने राइट हैंड साइड में होने चाहिए, बट अगर वो नहीं है तो रिएक्शन अनबैलेंस कही जाएगी और उसे स्केलेटन फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन कहा जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वी मस्ट राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमें क्या लिखना चाहिए? हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही लिखना चाहिए। तो क्वेश्चन फिर बन गया यहां पे, व्हाट इज द नीड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन? व्हाट इज द नीड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस? कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्या होती है? आंसर इज टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लास 9 में हमने पढ़ा है कि इन अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, इसका मतलब द नंबर ऑफ एटम्स विच आर टेकिंग पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन दे मस्ट बी सेम टू द राइट हैंड साइड। अगर हम फिर से एग्जांपल लिखें कि Mg प्लस O2 कन्वर्ट इनटू MgO, वी नो वेरी वेल कि जो मास ऑफ मैग्नीशियम होता है वो होता है 24, ऑक्सीजन का मास होता है 16, दो है इसलिए कितना हो गया 32। व्हेन वी सम इट इट विल बी हाउ मच 56। सो लेफ्ट हैंड साइड पे जो मास निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है 56। तो सेम मास क्या राइट हैंड साइड पे भी आ रहा है? तो अगेन मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24 एंड ऑक्सीजन इज 16, तो इट इज 40। इसका मतलब यहां पे जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मास है, दिस मास इज नॉट इक्वल। और अगर ये इक्वल नहीं है इसका मतलब ये रिएक्शन कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही है। तो व्हाट इज द नीड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन? ऑलवेज बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या करती है? कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। इसका मतलब जितना मास लेफ्ट हैंड साइड में है उतना ही मास राइट हैंड साइड में भी होना चाहिए। क्लियर है? तो अगर हम इसको बैलेंस करें तो हम देख पा रहे हैं यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1, यहाँ पे हम 2 लगा दें तो ऑक्सीजन कितना हो गया? ऑक्सीजन भी 2 हो गया, बट ऑक्सीजन को 2 करने में मैग्नीशियम भी कितना हो गया 2, इसलिए हम यहाँ भी क्या लगा दें 2। क्लियर है? अब अगर यहाँ पे हम मास कैलकुलेट करें, चलिए देखते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 12 सॉरी 2 इंटू 24 इज 48। यहाँ कितना है ऑक्सीजन 32, फिर 2 इंटू 24 48 और 2 इंटू 16 32। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो मास क्या है वो क्या हो गया? सेम। सो व्हाट इज द नीड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन? क्या रीजन होगा बेटा इसका? टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो मेनी टाइम इट इज आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। एक बात याद रखिएगा कि जब भी कोई आप आंसर लिखें, अगर उस आंसर में कोई एग्जाम्पल है, चाहे क्वेश्चन में पूछा हो ना पूछा हो, कोई डायग्राम है चाहे पूछा ना पूछा हो, कोई केमिकल रिएक्शन है चाहे पूछी ना पूछी हो, आपको विथ एग्जाम्पल ही आंसर लिखने हैं। इसको नोट कीजिए। ठीक है, बढ़े आगे। तो ये हमारा टॉपिक था। अब सीधे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आते हैं कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। चलिए मैं थोड़ा सा एक बता देता हूं पहले, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें लिखा हुआ है कि जिंक रिएक्ट विथ हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड gives zinc sulfate
प्लस हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहले इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला। जिंक इज Zn, हाइड्रोजन सल्फेट इज H2SO4, गिव्स जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखिए यहां पे कुछ चीजें आपको और समझनी पड़ेगी कि टू रिप्रेजेंट द कंप्लीट केमिकल रिएक्शन, आपको जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं दे मस्ट बी रिटन विद देयर स्टेट्स, कि उनका स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। स्टेट क्या क्या हो सकते हैं, देखो S स्टैंड फॉर द सॉलिड, स्टेट्स में S स्टैंड फॉर द सॉलिड, L स्टैंड फॉर द लिक्विड, AQ, whenever the AQ is written means solution is prepared in water, aqueous state। aqueous state का मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन को हमने प्रिपेयर किया है वो किस में प्रिपेयर किया है, वाटर में प्रिपेयर किया है, तो इट इज टू बी रिटन एज AQ। देन समटाइम G मतलब क्या हो गया, स्टेट गैसियस। देन VAP का मतलब क्या हो जाएगा, वेपर्स। देन समटाइम्स यू विल सी द एरो, इस एरो का डाउनवर्ड एरो का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल होते हैं, और इनसॉल्युबल होने के कारण वो क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। जैसे पानी के अंदर हम फिटकरी घुमाएं तो फिटकरी घुमाने पे जो गंदगी होती है वो नीचे बैठ जाती है, डस्ट जो होती है, डर्ट जो होती है वो नीचे बैठ जाती है, तो उसे कहा जाता है PPT, प्रेसिपिटेशन, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। तो उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, विद द स्मॉलर एरो। अपर एरो का मतलब होता है कि समथिंग इज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन, कुछ रिएक्शन से बाहर निकला है। तो डाउनवर्ड एरो का मतलब प्रेसिपिटेशन, अपवर्ड एरो का मतलब समथिंग इज टू बी रिलीज्ड फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन। जैसे कोई गैस बाहर निकल रही है, CO2 गैस बाहर निकल रही है, तो उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ एरो। तो अब यहां पे अगर हम इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को विद कंप्लीट लिखें तो जिंक यहाँ पे मेटल है तो इट इज अ सॉलिड फॉर्म, H2SO4 एक्वियस मीडियम में होता है तो इसे लिखा जाएगा AQ। जिंक सल्फेट भी एक्वियस मीडियम में होता है तो AQ लिखा जाएगा। और हाइड्रोजन गैस है तो यहाँ पे अभी मैंने कहा कि ये गैस होने के कारण वहां से एस्केप कर जाएगी, इसलिए उसके आगे G या एरो बनाया जा सकता है। अब आपकी बुक के अंदर जो कन्वेंशनल मेथड दिया हुआ है बैलेंसिंग का, उसको कहा गया है हीट एंड ट्रायल। क्या कहा गया है, हीट एंड ट्रायल। देखिए नाम ही क्या है, हीट एंड ट्रायल, मतलब बार बार आप कोफिशिएंट बदलते जाओ, चेक करते जाओ, बदलते जाओ, चेक करते जाओ, तो वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं। पहले कन्वेंशनल मेथड देख लेते हैं। कन्वेंशनल मेथड में सबसे पहले एक टेबुलर फॉर्म में आपको बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको सबसे पहले एलिमेंट लिखने हैं। कौन कौन से एलिमेंट है, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लेफ्ट हैंड साइड as well as number of elements in right hand side। देखिए कितने हैं जिंक लेफ्ट हैंड साइड में, 1, राइट हैंड साइड में भी कितने हैं, 1। सल्फर लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 1, राइट हैंड साइड में भी सल्फर कितना है, 1। हाइड्रोजन 2, यहां भी हाइड्रोजन 2। ऑक्सीजन यहां 4 और ऑक्सीजन यहां भी 4। तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स, एलिमेंट्स जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में है वो सेम है। इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन क्या है, ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, तो आपको जो बुक में हीट एंड ट्रायल दिया है वो इसी तरीके का दिया है। एक अनबैलेंस वाला क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं, फिर हम PYQs पे आते हैं। सपोज करें क्वेश्चन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन
convert into hydrogen chloride. Now we know very well कि hydrogen is represented as H2, chlorine is Cl2 and hydrogen chloride is HCl. तो टेबुलर फॉर्म बना लें. एलिमेंट कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन और क्लोरीन. नंबर ऑफ एटम्स इन लेफ्ट हैंड साइड and number of atoms at right hand side. हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, HCl भी हम मान लेते हैं कि वेपर्स, चलिए एक्वियस मान लेते हैं. कितने एटम है? 2. क्लोरीन का एटम 2. बट इन द केस ऑफ राइट हैंड साइड हम देख रहे हैं कितने हाइड्रोजन है? 1. और क्लोरीन भी कितने हैं? 1. इसका मतलब क्या करना है? हमें हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों को 2 बनाना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 2 एटम्स हैं और राइट हैंड साइड में 1 है. तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? जस्ट डू द मल्टीप्लीकेशन विथ 2. किसमें किया हमने? हाइड्रोजन में. तो कितना बन गया? ये भी 2. अब रिमेंबर बेटा कि ये जो मल्टीप्लीकेशन आप जिस भी नंबर का कर रहे हो वो कभी भी यहां नहीं होगा. इट इज रॉन्ग. यहां मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है. जिस भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है वो उस पूरे कंपाउंड के आगे होता है. डोंट बी फॉरगेट कि हमेशा मल्टीप्लिकेशन यहां पोजीशंस पे नहीं होता है, हमेशा कहां होता है? आगे, जिसे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं. यहां मल्टीप्लिकेशन होता है. अब ये जो मल्टीप्लिकेशन हमने आगे 2 में किस पे किया है? हाइड्रोजन में. बट जैसे ही हाइड्रोजन में हमने किया तो ये मल्टीप्लिकेशन जितने एटम कम फॉर्मूले के अंदर होते हैं उन सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है. फिर से जो भी कोफिशिएंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे वो मल्टीप्लिकेशन हमेशा आगे होना चाहिए, यहां ऐसे नहीं होना चाहिए. जो भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन होगा उसका मल्टीप्लिकेशन जितने एटम यहां प्रेजेंट हैं उन सभी से होगा. तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया और Cl भी 2 हो गया. तो ऑलरेडी यहां Cl भी कितना हो गया? 2. तो केवल राइट हैंड साइड में 2 का मल्टीप्लिकेशन करने से क्या हुआ? हमारे दोनों एटम जो राइट हैंड साइड पे थे वो क्या हो गए? बैलेंस हो गए. तो ये आपकी क्या है? हीट एंड ट्रायल मेथड. क्लियर है? इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई कर करके चेकआउट करना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कि किस तरीके से ये बैलेंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. ठीक है, आगे बढ़ें. चलिए नेक्स्ट आते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे. बैलेंसिंग के ही करेंगे हम आज. पहला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन गैस इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट एट 773 केल्विन टू फॉर्म अमोनिया गैस. तो चलिए क्या होगा इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन? नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन इज N2 गैस है इसलिए N2G, ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन गैस H2 एंड G इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट. तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? कैटलिस्ट. 773 केल्विन, तो यहां क्या आ जाएगा? 773 केल्विन. और क्या बना रहा है? अमोनिया गैस. फॉर्मूला ऑफ अमोनिया इज NH3 और गैस है इसलिए G. क्लियर है? क्लियर है बेटा? अब चाहे तो आप इसको हीट एंड ट्रायल से करें. क्या करें? हीट एंड ट्रायल से करें. चाहे तो एक और मेथड होता है जिसे XYZ मेथड कहें या ABC मेथड कहें. चलिए ABC मेथड बोल देते हैं. क्या करें? सबके आगे हम कुछ ABC लिख देते हैं, A, B एंड C. अब इसको बैलेंस कर लेते हैं. कैसे कर लेते हैं? A नाइट्रोजन कितना है? 4 नाइट्रोजन. लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? 2A. 2A बराबर होना चाहिए राइट हैंड साइड के कितना है? C. ठीक है.
फॉर हाइड्रोजन कितना हो गया 2b बराबर क्या हो गया 3c। 2b बराबर क्या हो गया 3c। ठीक है, अब क्या करें, मान लें कि लेट a इज इक्वल टू 1। a को कितना मान ले 1 मान ले, किसी को भी मान सकते हैं, हमने a को मान लिया। a बराबर 1 अगर है तो c बराबर कितना हो गया 2। पुट द वैल्यू हियर। अब अगर c बराबर 2 है, c बराबर 2 है तो यहां हमने 2 पुट कर दिया, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो b कितना आ गया 3। तो a की वैल्यू क्या हो गई 1, b की वैल्यू क्या हो गई 3 और c की वैल्यू क्या हो गई 2। इसको पुट कर देते हैं, तो व्हाट विल बी द फाइनल, a 1 था तो इट विल बी n2 प्लस b कितना आया 3h2 कन्वर्ट इनटू c कितना है 2, तो यहां 2 पुट कर देते हैं तो 2NH3। चेक कर लेते हैं क्या रिएक्शन बैलेंस हुई। नाइट्रोजन कितने हैं 2, यहां देखें नाइट्रोजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितना हो गया 3 2 जा 6 हाइड्रोजन है, यहां पे देखें ये 2 और 3 है तो 3 2 जा 6, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों क्या हो गए बैलेंस हो गए। तो इसे आप एबीसी मेथड कह दो, XYZ मेथड कह दो, आपको क्या करना है कुछ वेरिएबल्स मान लेने हैं और उनको यहां आगे लिख देना है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, और किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को 1 मान लें, उसके बाद इसको कंटिन्यूअसली सॉल्व करते रहें। नोट कर लीजिए, बड़ा सिंपल सा मेथड है। वैसे नॉर्मली एग्जाम में ये आता नहीं है कि आप हीट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करो, वो सिर्फ क्वेश्चन दे देते हैं कि आपको सिर्फ क्या करना है बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना है, तो आप उसको रफ वर्क में कैसे भी कर लें और फिर उसको बैलेंस फॉर्म में लिख दें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विथ एसिडिक एसिड टू फॉर्म सोडियम एसीटेट एंड वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH, सॉल्यूशन है मतलब एक्वियस सॉल्यूशन, ट्रीटेड विथ एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, जिसको हम पढ़ेंगे जब हमारा चैप्टर नंबर 4 कार्बन वाला आएगा। इट मेक्स सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट इज CH3COONA एंड साथ में है वाटर इज H2O। चलिए देख लेते हैं कार्बन कितने दिख रहे हैं टोटल, 2 कार्बन हियर, 2 कार्बन हियर। ऑक्सीजन कितने हैं 2 एंड 1 3, यहां देख लें 2 एंड 1 3, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन चेक कर लें 1 हियर 1 हियर 2, यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं 2 और 1 Na इधर और 1 Na इधर, इसका मतलब रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस। रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए सर तो बहुत अच्छा है, जहां हमें मेहनत ही ना करनी पड़े, केवल काउंटिंग करके क्या हो जाए हमारा आंसर आ जाए। नेक्स्ट, मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एटमोस्फेरिक ऑफ नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म सॉलिड मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम सॉलिड प्लस नाइट्रोजन गैस N2 गैस कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम नाइट्राइड। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मूला आना चाहिए, मैं ऊपर लिख देता हूं यहाँ पे साइड में कि मैग्नीशियम इज Mg2 प्लस नाइट्राइड इज N3 माइनस, तो क्रिस क्रॉस लगाना है तो इट विल बी Mg3 और 2N2, तो इट विल बी Mg3N2। अब यहाँ पे आप सीधे देख सकते हैं कि N2 है तो हमें यहाँ 2 दिख ही रहा है, ऑलरेडी 2 दिख रहा है। मैग्नीशियम कितना होना चाहिए 3, बट यहाँ मैग्नीशियम कितना है 1,
इसलिए क्या हो जाएगा, सिर्फ मैग्नीशियम के आगे वी कैन पुट द 3, हम यहाँ 3 लगा देंगे तो इट विल बी 3 Mg + N2 कन्वर्ट इनटू Mg3N2। क्लियर है, बड़ा सिंपल सा है। अच्छा, यहाँ पे लिखा था सॉलिड, तो इसको क्या लगा देते हैं, S। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Complete the missing components variables given as x and y in the following reaction। बताएं जरा क्या होगा। अब ये थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। यहां पे PbI2 जो है वो प्रेसिपिटेट होता है, इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। लेड आयोडाइड जो है वो PPT बनाता है, इसलिए यहां पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्रेसिपिटेशन। और KNO3 जो है वो एक्वियस मीडियम में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए क्या है समझते हैं। X मिसिंग पूछ रहा है, तो CuS2AgNO3AQ CuNO3 होल ट्वाइस प्लस X। तो देखिए Cu और NO3 आ चुका है, कौन नहीं दिख रहा है, Ag। तो X बराबर क्या हो जाएगा, Ag सिल्वर। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा के भी हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, कि सिर्फ हमें क्या देखना था, कौन नहीं है, तो X की जगह कौन नहीं दिख रहा है हमें, Ag। तो CuNO3 होल ट्वाइस और Ag। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ZnS plus H2SO4AQ ZnSO4X, X will be what, aqueous solution बनेगा, तो X will be aqueous। और हाइड्रोजन गैस होता है तो Y will be the gas। देखिए कितना आसान है, ZnSO4 में aqueous solution होता है तो X will be the aqueous और H2Y बराबर क्या होगा, गैस। ठीक है, नेक्स्ट चलिए ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे। Write a balanced chemical equation with state symbols for the following reactions। बेरियम क्लोराइड BaCl2 सॉल्यूशन है, प्लस सोडियम सल्फेट इन वाटर, सोडियम सल्फेट इज Na2SO4 एक्वियस। इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, बिना फॉर्मूला करे नहीं हो सकता, एंड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। बट यहां पे उन्होंने लिखा है इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, तो क्या हो जाएगा यहाँ PPT। क्या रिएक्शन बैलेंस है, यहां सोडियम कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, तो यहां सोडियम 1 ही है, तो क्या कर दें, 1 की जगह इसको 2 बना दें। ठीक है, अब इसको 2 बनाने से Cl भी कितने हो गए, 2 हो गए, तो यहां पे क्या लगा दें हम, सॉरी, बेरियम क्लोराइड इज BaCl2, फॉर्मूला ऑफ बेरियम क्लोराइड इज BaCl2, बेरियम 2 प्लस सेकंड ग्रुप का मेंबर है तो BaCl2, तो ये 2 और यहां भी कितने हो गए, 2, तो रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। बट ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है ये क्या है, PPT, इसलिए इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर। नेक्स्ट, write a balanced chemical equation with state symbols for the following reaction। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो NaOH एक्वियस प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन HCl एक्वियस, 2 gives sodium chloride, Na gives sodium chloride, NaCl एक्वियस और साथ में है वाटर H2O, तो स्टेट ऑफ ऑर्डर इज लिक्विड। चलिए बैलेंसिंग चेक कर लेते हैं। सोडियम 1 है, यहां भी सोडियम 1, Cl हियर 1, यहां भी Cl 1 है, ऑक्सीजन 1 है, यहां भी ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, यहां भी हाइड्रोजन 2 है, इसका मतलब रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस।
तो देखिए मोस्टली कितने आसान क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई, बस आपको फॉर्मूला बनाते आना चाहिए। तो मेन फोकस आपको जो करना है वो करना है फॉर्मूला मेकिंग पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन है व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस टू बी बैलेंस। बता चुका हूं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स of different elements in the reactants and products. Number of atom must be the same to follow the law of conservation of mass. क्यों करना चाहिए? Because they follow the law of conservation of mass. ठीक है, नेक्स्ट, चलिए बढ़िया सा क्वेश्चन है, फटाफट से करें। When 2 ml of sodium hydroxide solution is added, a few pieces of granulated zinc in a test tube and then warmed, the reaction that occurs can be written in the formula this. बड़ा लंबा चौड़ा सा है, बट हमें तो सिर्फ क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि बैलेंसिंग कहाँ हो रहा है। देखें यहाँ पे Na1, यहाँ भी Na1, थोड़ा डार्क ले लेते हैं, रेड कलर। O यहाँ 1 है, बट यहाँ O3, तो ये पॉसिबल नहीं। यहाँ देख चेक करते हैं, Na2, यहाँ भी Na2, Zn1, ऑक्सीजन 2 है, ये 2 आगे लगाया तो ये ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला। तो केवल नंबर ऑफ एटम आप क्रॉस चेक कर लीजिए लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट, in order to balance above calculate the value of x, y and z respectively. ये है x, ये है y और ये है z। करिए जरा बैलेंसिंग। MnO2 प्लस XHCl convert into MnCl2 प्लस YH2O प्लस ZCl2। चलिए कहां से हम पकड़े रिएक्शन को? हम पकड़ते हैं ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं? 2। यहाँ ऑक्सीजन चाहिए 1, 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे लगा दें 2। यहाँ 2 लगाने से क्या हो गया? हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। देखिए यहाँ 2 लगाया तो ऑक्सीजन तो 2 हुआ, बट हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। हाइड्रोजन 4 मतलब X कितना हो गया? 4। अब अगर हाइड्रोजन 4 हो गया है तो क्लोरीन भी कितना हो गया? 4। इसका मतलब Z भी कितना आएगा यहाँ? 2। तो आंसर विल बी 4, 2, 2। वो तो ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा है हमें। 6, 2, 2, 4, 1, 2, 6, 4, 2, 1, 2, 2, 1। एक सेकंड फिर से चेक कर लेते हैं इसको। अच्छा यहाँ देखिए, अब ये तो ऑप्शन में नहीं है, पर क्या 4, 2, 2, तो ये कॉमन कट सकता है, तो क्या बन जाएगा? 2, 1, 1। क्या ये ऑप्शन में है? फिर से इसको चेक करते हैं। MnO2 ही था, तो OMnO2, तो इसको 2 बनाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4। यहाँ 4 आया तो X भी 4 होगा, X 4 हुआ तो क्लोरीन भी 4 हुआ, तो यहाँ 2, ये सही है। 4, 2, 2 या 2, 1, 1 ही होना चाहिए। हाँ सॉरी, देखिए कहाँ गलती हो गई थी। चलिए यहाँ कितना होना चाहिए, फिर से करते हैं इसको। एक जगह हम, चलिए फिर से करते हैं। ऑक्सीजन 2, तो यहाँ 2 होना चाहिए, ठीक है।
तो ये 2 2 जा 4 और ये हो गए 2, तो यहाँ पे ये 2 है, तो ये 4 हो गया, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 4 HCl आना चाहिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। अब क्लोरीन 2 ऑलरेडी यहां प्रेजेंट है, ये मिस कर गए थे, और ये 2 हैं, तो क्लोरीन टोटल कितने हो गए, 4, तो 2 यहां हैं और 2 ये हैं, तो मतलब Z कितना होना चाहिए, 1। तो ऑप्शन विल बी व्हाट, 4 2 1, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, कभी कभी हो जाता है, वो क्लोरीन पे हमारा ध्यान ही नहीं गया कि MnCl2 पे भी क्लोरीन कितने हैं, 2, यहां भी 2 हैं, तो 2 2 4, तो Z को क्या बना देंगे, 1। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से एनसीईआरटी को आपको सॉल्व करना है, सॉल्व ऑल बैलेंसिंग क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और हमें लाइक और फॉलो करते रहे। थैंक यू वेरी मच।